गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम 11th केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा हम यह देखते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो मैटर होता है उस मैटर कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर को बनाया कैसे गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और वो मैटर जो है यदि उसमें कोई चेंज हो रहा है, उसके कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है तो एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ऐसे कौन से लॉज हैं जो उन चेंजेस को गवर्न कर रहे हैं। ये सब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत इसकी पढ़ाई करते हैं। हम यह बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस है किसकी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। यदि हम देखें कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हमने किसको कहा है तो ये एंटोनी लेवोजियर को हमने कहा है। इनकी एक बुक थी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री जो काफी फेमस हुई। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, इन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी। ओके, इसके बाद हम आते हैं बेटा, केमिस्ट्री की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जो ब्रांचेस हमको 11th में पढ़ना है उनमें से 3 ब्रांचेस हमने मेनली ली हुई हैं। पहली ब्रांच आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है केवल कार्बन के कंपाउंड की स्टडी होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए हों, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और इन कंपाउंड से डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इन कंपाउंड से जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम उसका डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सेकंड ब्रांच हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए होते हैं उन एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है, और जो अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो ओर्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी भी की जाती है। थर्ड ब्रांच आती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, जो लॉज आ रहे हैं, और उन लॉज को गवर्न करने के लिए जो भी हमने थ्योरीज दी हुई हैं, जो भी हमने लॉज दिए हुए हैं, उन लॉज को गवर्न करने के लिए जो भी हमने थ्योरीज दी हुई हैं, उन थ्योरीज को हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। एक और ब्रांच इसकी हम लिख सकते हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। वो 12th में आएगी, आपको भी नहीं आएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में जनरली हम बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा आपके डीएनए आरएनए हो गए, इनकी स्टडी हम कर सकते हैं। अब बेटा हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये सब चीजें पहले आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, फिर भी हम इनको रिपीट कर देते हैं। जैसे मैटर है, मैटर जानते हैं आप लोग कि मैटर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका मास होता है और जो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को, उसको हम मैटर बोलते हैं। ओके, ये हम पहले 9th में पढ़ चुके हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट 11th में आ रहा है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी हम जनरली पढ़ चुके हैं। एलिमेंट जो होता है वो मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये मान सकते हैं हम कि जो एलिमेंट है ये प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म्स में किसी भी प्रकार से, ना कोई फिजिकल मीन से ना ही कोई केमिकल मीन से इसको हम स्प्लिट या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जनरली मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे और एटम्स भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास लगभग 114 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 92 नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हमने लेबोरेटरी में बनाया हुआ है। इनको हम बोलते हैं मैन मेड एलिमेंट्स। आफ्टर 92 जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, आज की डेट में लगभग 120 या 125 के आसपास लगभग हो चुके हैं। तो इनको हम बोलते हैं मैन मेड एलिमेंट्स, या फिर इनको बोल सकते हैं हम सिंथेटिक एलिमेंट्स। और यदि हम बोलना चाहें, चूंकि ये 92 के बाद के पूरे एलिमेंट्स है, यूरेनियम के बाद के हैं, इसलिए इसको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके,
अब जब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को हम जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये हम मेरे 10th में पढ़ चुके हैं पूरा इसके बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो जनरली आप जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में भी हम 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसकी एक डिटेल स्टडी आपको करवा देते हैं। कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो कंपाउंड्स होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसको बनाने वाले, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय देयर मास। तो what are compounds? Compounds are the substance in which constituents are always present in fixed ratio by mass. अब जो कंपाउंड होता है ये होमोजीनस नेचर का ही होता है, और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें, हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, लेकिन उससे बना हुआ वाटर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से ही डिफरेंट होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के उसको हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हमको केमिकल मेथड्स ही अपनानी पड़ती हैं। इसके अलावा सिंपल मेथड से हम इसको सपोज फिल्ट्रेशन से, हैंड पिकिंग से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी। यदि हीट एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक इन नेचर, और यदि हीट इवॉल्व होती, हीट निकलती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी होते हैं इनका हमेशा शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है H2O, इसका शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। NaCl है, इसका एक शार्प मतलब फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आते बेटा इसके बाद मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसको बनाने वाले होते हैं, वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, उनका रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है, मिक्सचर जो होता है ये होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं। और जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के समान ही होती हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में खाने के लिए मिक्सचर लाते हैं तो उसमें आपको सेव का टेस्ट भी आता है, उसमें मूंगफली का टेस्ट भी आता है, उसमें पोहा का टेस्ट भी आता है, उसमें नमक का टेस्ट भी आता है मिक्सचर में, ठीक है ना, सभी का टेस्ट आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती हैं। मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बेटा, सिंपल तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर है उसको सेपरेट हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, आप उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई केमिकल मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है बेटा तो ना तो कोई हीट इवॉल्व होगी और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। और मिक्सचर जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, शार्प नहीं होता है। अब यहां पर हमारा अगला टॉपिक जो है उसमें हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो इसमें जनरली हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली क्या होता है कि उसमें जो कंपाउंड होता है उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे हमने देखिए बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, उसकी डेंसिटी फिक्स होगी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम केमिकल चेंज की ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि कार्बन को हमने जला दी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल भी चेंज हो सकती हैं, ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाता है कौन सा वाला, ये हम प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या होता है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है बेटा यूनिट्स के लिए। तो यूनिट्स जनरली आप लोग सब पढ़ चुके हैं पहले यूनिट्स के बारे में भी, उसके बारे में हम एक रिकैप कर लेते हैं। यूनिट्स के बारे में क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है यूनिट्स का। जैसे हमने देखा कि यूनिट लेंथ की जो होती है मीटर होती है, मास की जो होती है किलोग्राम होती है, टाइम की जो होती है वो सेकेंड होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, उसके बाद टेम्परेचर की हम केल्विन भी लेते हैं। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है। अमाउंट के लिए हम क्या लेते हैं, मोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जनरली यूनिट्स देख ली है कि यूनिट्स जनरली क्या होती हैं। आप ये इसमें स्लाइड में देख रहे हैं सभी मास दिया हुआ है। मास का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। जो भी मैटर होता है उसका अमाउंट होता है, इज कॉल्ड मास। वेट हम कैसे निकालते हैं, वेट क्या होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं अर्थ के ऊपर तो हमारा मास अलग होगा, हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो जो हमारा मास है 1/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है बेटा, वो होता है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, लेंथ का हमने क्यूब कर दिया, सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया। ठीक है, डेंसिटी आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी लगेगी, टेम्परेचर कम है तो ठंड लगेगी। ठीक है, इसको हम जनरली काय में नाप रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। केल्विन जो है इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब कुछ पॉइंट्स बेटा इसमें और आपको बता दूं, इसमें कुछ पॉइंट्स और आपको बता देता हूं। जैसे कुछ हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स भी आते हैं। जैसे हमने देखा नैनो, नैनो का मतलब होता है 9, 10⁻⁻9। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे बाद में। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होती है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो सिग्निफिकेंट के नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो सर्टेनिटी होती है जनरली हम +1 लेते हैं। ओके, दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें लिखी जो डेफिनेशन है हमारी, द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट इज इंक्रीज्ड बाय द नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट। To express it more accurately, we express it with digits that are known with certainty. Okay, हमें कौन से डिजिट से एक्सप्रेस करना है, which is known with certainty. ठीक है, और इसमें जितनी भी हमारे पास जो सर्टेन डिजिट्स रहेंगी उसमें हम एक 1 डाउटफुल डिजिट को प्लस कर सकते हैं। इसको हम पूरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे होता है। अब जैसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सबसे फर्स्ट रूल इसमें जो आता है वो आता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो नहीं होता, जैसे लिखा है 6.9 लिखा हुआ है, तो यहां पर ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। जैसे लिखा हमने 2.16, यहां भी कोई जीरो नहीं आ रहा है, तो ये डिजिट्स जो रहेंगी ये भी तीनों सिग्निफिकेंट्स रहेंगी। ओके, अब सेकंड हमारे पास आता है अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इन द केस इट कम्स बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स। यदि ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाता है, नॉन जीरो नंबर के बीच में यदि आ गया, जैसे हम लिखा 2.003, तो ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। 4.02, यहां पर भी जीरो क्या आया है, नॉन जीरो डिजिट के
बीच में आया है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3। ओके, अब हमारा अगला रूल ये कहता है कि जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरो है यदि पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे आप देखिए इस एग्जांपल में लिखा है 0.002, तो ये नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है, ओके, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना रहेगा? केवल एक ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए क्या आ रहा है 0.004, तो यहाँ पर भी जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट कितनी है? 4 और 5। तो यहाँ पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं, ओके। अगला हमारा रूल है कि ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। यदि ये जीरो राइट पे रखा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख रहे हैं 16.0, तो यहाँ पर जीरो जो है ये राइट साइड में आया हुआ है, इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। अगला एग्जाम्पल में देखिए कितना आया है? 16.00, तो जीरो कहाँ आया है? राइट साइड में आया है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स आर एम्बिगियस। इसके बारे में हम आपको बाद में डिटेल में बताएंगे बेटा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा बेटा कि जो जीरो है यदि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यदि राइट हैंड साइड पे आ गए हैं तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और जो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 0.00045, जब हम इसको रिप्रेजेंट यदि करते हैं पावर में तो कैसे करेंगे? 4.5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको हमने कैसे किया बेटा? इसको हम देखते हैं। हमने हमारे डिजिट क्या थी? हमारी डिजिट थी 0.00045। यहाँ पे डिजिट कितनी है हमारे पास? टोटल डिजिट है 5। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है हमारे पास? 5 है। और जब हम 4.5 लिख रहे हैं, 4.5 लिख रहे हैं तो हमारे पास उसके पहले 4 डिजिट आ रही हैं, इसलिए हमने लिखा 10⁻⁻4। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, ओके। तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो कितने आएंगे? 2, क्योंकि 4.5 है, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा 6.023 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने जाएंगे? 6.023। कितने हुए टोटल मिलाकर? 4 हुए। अगला है हमारे पास जो रूल है द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। और डेसिमल पॉइंट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 0, 1 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास 6 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब यदि इसी को हमने लिख दिया 345.601, ओके, जैसे हमने लिखा 345.601 और 0.3545601 और 3.45601, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर रहेंगे वो सेम ही होंगे, क्योंकि ये सभी क्या है बेटा? ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ये याद रखना है, ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर जो रहेंगे वो बिल्कुल ही सेम होंगे। इज इट क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना है? 10 की पावर में लिखना है, ओके। जैसे हमने लिया 232.508, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ 2.32508, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल को 2 पॉइंट पहले कर दिया। क्लियर है? तो डेसिमल जितने पॉइंट हम करते हैं उतने हम वहाँ पर 10 की पावर में लगा देते हैं। अब आता प्रेसिजन का मतलब होता है जो भी हमारे पास वैल्यू है उसकी क्लोजनेस के हिसाब से लगाते हैं प्रेसिजन।
और एक्यूरेसी का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। हो गया? एक्यूरेसी का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, प्रेसिजन का मतलब होता है उस वैल्यू के कितने करीब हम वैल्यू लिख सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से बेटा एक बार सॉल्व करके आपको फिर से मैं वीडियो डालूंगा, तो फिर से प्रेसिजन और एक्यूरेसी के वीडियो आपको हम बता दिए जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है उसकी हम राउंडिंग कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो राउंडिंग होती है वो कैसे करते हैं। ओके, जैसे पहला लिखा हुआ है हमारे पास, रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ फिगर्स। The rounding of procedure is applied to retain the required number of significant figures. हम राउंडिंग क्यों करते हैं? जितने नंबर के हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हैं उसके लिए हम राउंडिंग करते हैं। अब जैसे इसमें पहला रूल जो दिया हुआ है, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपेंस टू बी मोर देन 5, यदि ये 5 से ज्यादा है, ठीक है ना, डिजायर्ड जो नंबर हमको चाहिए यदि डिजिट 5 से ज्यादा है। अब जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं 4.317। ओके, तो जैसे मैंने यहां देखा इसमें 4.3, जैसे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। यदि मुझे 2 चाहिए होते तो मैं 4.3 लिख देता, यदि मुझे 2 चाहिए होता है। अब यदि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हैं तो आप यहां पर देखिए 4.31 के बाद आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 की जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, ज्यादा है। 7 की जो वैल्यू आ रही है वो 5 से ज्यादा हो रही है। इसे 3 सिग्निफिकेंट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 4.31 की जगह लिखूंगा 4.32। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 7 जो है वो 5 से ज्यादा है। यदि यहां पर मैं सपोज एक हम सोचते हैं कि यदि ये वैल्यू होती है 4.311, ओके, तो जो लास्ट की वैल्यू होती है 11, तो वो 5 से ज्यादा नहीं थी, तो फिर मैं क्या लिखता, 4.31 ही मैं लिखता। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अब जैसे अगला रूल आया, इफ द डिजिट इन्वॉल्व इज लेस देन 5, यदि ये 5 से कम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 से कम है और मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए है, तो लास्ट की डिजिट है 2, उसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैंने क्या लिख दिया, 4.31 लिख दिया। इज इट क्लियर? ये हो गया। अगला नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट हैपेंस टू बी 5। अभी देखो हमने 2 चीजें बताई आपको, यदि 5 से ज्यादा है तो हमने राउंडिंग करके क्या किया, बढ़ा दी उसकी वैल्यू। यदि वो 5 से कम है तो हमने वैल्यू जैसी थी वैसी ही रहने दी। अब यदि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 5 है, हो गया, if the digit happens to be 5, the last mentioned proceeding significant figure increased by 1 only. In the case it happens to be odd. In case of even figures, the preceding digit remains unchanged. अब इसमें देखिए बेटा वो क्या बोल रहा है कि यदि जो 5 है, अब जैसे हमने देखा यहां पर 8.375 हो गया। अब 8.375, तो उसको हमने राउंड ऑफ किया 8.38 में। कब किया? जब ये जो वैल्यू थी हमारे पास उसके पहले वाली वैल्यू क्या थी, ऑड थी। ओके, ऑड थी। अब यदि यहीं पर इवन होती, ठीक है, यदि यही वैल्यू हमारे पास क्या होती, इवन होगी, तो उसको हम क्या करते, अनचेंज रहने देते। जैसी थी हमारी वैल्यू वैसे ही हम उसको रहने देते। नेक्स्ट, तो इसमें हमको क्या समझ में आया था बेटा कि हमारे पास यदि लास्ट डिजिट 5 है, हो गया, यदि हमको राउंडिंग करना है तो यदि ऑड वैल्यू है तो हम 1 बढ़ा देंगे, और इवन वैल्यू है और जैसी वैल्यू है हम उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। फिर से इस रूल को सुन लीजिए आप कि यदि हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी है, 5 है, हो गया, तो हम क्या करेंगे, यदि उसके पहले का नंबर इवन है तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे, और जो उसके पहले का वैल्यू ऑड है तो हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ओके, अब हमारे पास आते हैं बेटा, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को एंटोनी लेवोइज़िए ने दिया था, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। उनका कहना था कि जो मैटर होता है, मास होता है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितना था उतना ही रहेगा। जैसे हम देखते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें मास ना तो कम हुआ ना ही ज़्यादा हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने के अकॉर्डिंग ही है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास आता है वो कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है? इसको दिया था, इस लॉ को दिया था लुइस प्राउस्ट ने 1799 में। इसमें कहा गया था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है उसको जो बनाने वाले हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मेथड से उनको हमने बनाया गया है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल हमने दिया कि हमने कार्बन को बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर कार्बन और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना आएगा? 3:8 का रेशियो आएगा। क्लियर है? हमने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बन गया हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा बाय मास कितना आएगा? 3:8 का आएगा। ओके, क्यों आएगा 3:8? क्योंकि 12 और कितना आएगा ऑक्सीजन का? तो 16, तो कितना हुआ? 32। तो 12:32 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3:8 हो जाएगा। ओके, अब यही मैंने यदि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? CaO प्लस CO2। यहां पर भी CO2 मैंने बनाई, तो यहां पर भी जो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो कितना आएगा? 3:8 ही आएगा। तो यहां पर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि उसको हमने किस प्रकार से बनाया है। तो कंपाउंड में उसको बनाने वाले एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा दैट इज ऑलवेज फिक्स बाय मास। ओके, जैसे हम वाटर की बात कर लें, H2O, हम किसी भी सोर्स से वाटर को बना लें, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा हमेशा 1:8 ही आएगा, चाहे हमको किसी भी मेथड से बनाते हैं। ओके, अब आता है थर्ड लॉ जो हमारे पास आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये कहता है कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर से सुनिए आप, वो क्या बोल रहा है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, फिर सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जो मास होता है एक एलिमेंट का जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है, उसमें हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है एक दूसरे के लिए। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो एक एलिमेंट का मास होता है जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है, हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है एक दूसरे के प्रति। अब इसमें एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। ओके, एग्जांपल हमारा फिर से सुनिए आप। हमने क्या बोला यहाँ पर?
कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं आपस में कंबाइन होकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला एग्जांपल यदि मैं देखता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ये ऑक्सीजन के कितने मास से कंबाइन हो रहा है 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। और वहीं मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात मानूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO2। तो यहां पर 12 पार्ट जो है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, तो 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन हो रहा है कितने से 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहां पर CO2 में 2 ऑक्सीजन है। तो CO में एक ऑक्सीजन थी, तो कार्बन के 12 पार्ट्स कितने से कंबाइन हुए 16 पार्ट्स ऑक्सीजन से, और CO2 में कितनी ऑक्सीजन हो गई 2 ऑक्सीजन हो गई। तो यहां पर कार्बन के 12 पार्ट्स कितने से कंबाइन हुए 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? यदि हम कार्बन को फिक्स मान लिया हमने 12 और ऑक्सीजन पहले वाले में कितना था मेरे पास 16, दूसरे वाले में कितना था 32, तो इसका यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1:2 का। 16:32 कितना आएगा 1:2 का आता है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, यहां पर जैसे कॉपर होता है, तो कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर 2 कंपाउंड बना सकता है Cu2O और CuO। तो हम फिर से एग्जांपल देखते हैं कि यहां पर जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हमारे पास 2 कंपाउंड बना सकता है Cu2O और CuO। तो यहां पर यदि मैंने ऑक्सीजन को फिक्स मान लिया, ऑक्सीजन का कितना है 16 पार्ट्स है, तो फर्स्ट केस में Cu2O के केस में जो 16 पार्ट्स है बाय ऑक्सीजन का, वो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है 63.5। तो यहां पर मेरे पास कितने कॉपर हैं 2 कॉपर हैं, तो कितना हो जाएगा 63.5 इंटू 2 बाय मास ऑफ कॉपर। और यदि मैं बात करूं CuO की, तो यहां पर मेरे पास ऑक्सीजन तो हो गया 1, मतलब 16 पार्ट हो गया, कितने कॉपर से कंबाइन होगा ये 63.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ कॉपर। तो यदि मैं यहां पर एक रेशियो निकालता हूं तो C2O में मेरे पास जो कॉपर है उसका जो मास आएगा वो सेकंड एग्जांपल से कितना आएगा जस्ट हाफ आएगा। तो मेरे पास यह रेशियो कितना आ जाएगा 2:1, क्योंकि पहले वाले मेरे पास 2 कॉपर थे, सेकंड वाले मेरे पास 1 कॉपर है। तो इस प्रकार से इस रूल को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिए और इतना पढ़ने के बाद फिर हम एक सेकंड वीडियो पोस्ट करेंगे। तो हमारे वीडियो 1 में आज इतना ही है। इसके बाद हमारे पास जो रूल्स बचे हुए हैं, बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।